दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। शाह साहब इन्विजन कैपिटल के जुड़ते हुए। नीलेश जी, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है सर। आप लोग इन्विजन कैपिटल में कैसे देख रहे हो ये जो इंपोर्टेड मंदी आ गई और अब वाकई दिक्कतें कर रही है? क्या रीडिंग है मार्केट्स की आप लोग की? क्या ये, क्योंकि अब सबके जहन में एक ही सवाल है नीलेश जी। एक तो जो पोर्टफोलियो लेके बैठा था मैं, उसमें डीप कट्स नजर आ रहे हैं। तो क्या ये उस पिटे हुए स्टॉक्स में एवरेज कर लूं जो मुझे पसंद थे, या फ्रेश एंट्री के लिए अच्छे मौके दे रहा है भारतीय बाजार, या नहीं साहब ये अभी कुछ पता नहीं, स्थिति का अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, कितना गिरेगा, इसीलिए सिर्फ साइड में बैठूं और वेट एंड वॉच करूं? ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन अ वे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स जो स्टॉक प्राइस डिक्लाइन है वो इम्पैक्ट करते हैं पोर्टफोलियोज को, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हाई क्वालिटी जो स्टॉक्स है, जो पिछले नवंबर दिसंबर कुछ हद तक जनवरी में जो एकदम आगे बढ़ रहे थे, जो इनके प्राइसेस बहुत आगे चल के स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए थे। तो ये जो अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, या ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर टाइप सिचुएशन है, इससे काफ़ी कई स्टॉक्स में अच्छी गिरावट भी आई है। और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है जहाँ पे हाई क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने का, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, ऐड करने का, ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, खास करके उनके लिए जिनका थोड़ा मीडियम या लॉन्ग टर्म का एक होराइजन हो या पर्सपेक्टिव हो। नीलेश जी, लेकिन इस बीच अब जब आप कहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव अगर आप काफ़ी लंबा है और आप इस डिप को एक रीजनेबल डिप मानते हैं, क्या किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? जब लें तो क्या लें और किसको अवॉइड करें इस वक्त? हाँ, तो हमारा ये मानना है कि अभी ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे खास करके जो बिजनेस या जो कंपनीज को जो एक बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस या बढ़ते नेचुरल गैस प्राइसेस से उनके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट होगा, उनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट होगा, उनके मुनाफे को इम्पैक्ट होगा, उनमें अभी भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो कई सेक्टर्स हैं या जो कई बिजनेसेस जिनको ये करंट एनवायरनमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं है उनके बिजनेस को, फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अगर कोई भी इंश्योरेंस स्टॉक ले अगर अपन लेवे LIC, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या जो ऑनलाइन डिजिटल इंश्योरेंस है, इनके स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी अच्छी गिरावट आई है। और जबकि इंश्योरेंस सेक्टर का पोटेंशियल, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, वो बहुत ही बढ़िया है, पोटेंशियल अभी भी इंटैक्ट है, और उनके स्टॉक प्राइसेस में 30-40% की गिरावट आ चुकी है। जो उनके हाइज देखे, अगर 2020 के हाइज देखे, तो वो एक ऐसा सेक्टर है जिनका नेचुरल गैस प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस या जो सेंटिमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में निवेश करने का, क्योंकि अभी भी इनके ऑपरेशंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये एनवायरनमेंट में ऐसे सेक्टर का एक एडवांटेज लेना चाहिए, और ये काफ़ी एक अच्छा सेक्टर है, उम्दा सेक्टर है, जहाँ पे इन्वेस्टर को एक पॉजिटिव होने की जरूरत है। ठीक बात है, ये अनसर्टेनिटी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके बढ़िया स्टॉक सही भाव पे खरीदने की। पर नीलेश सर, ये ठीक है, ये अब पता नहीं कब तक लिंगर करेगा, कितनी अनसर्टेनिटी और खिंचेगी, लेकिन ये जब भी खत्म होगी सबकी नजरें चली जाएंगी और सेंट्रल बैंक एक्शंस पे जो मार्च को ड्यू है, खासतौर पे यूएस फेड से शुरुआत होगी। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट ने, इस क्राइसिस ने यूक्रेन रशिया की कर क्या दिया कि अक्रॉस एसेट क्लासेस जो उबाल आ गया कमोडिटीज में, खास तौर पे वो प्लैटिनम, वो सोना, वो कच्चा तेल, वो सोयाबीन, रबर, वीट, आप नाम, इवन लंबर वगैरह, सब जिस तरह से मल्टी मंथ्स, मल्टी ईयर्स या कई तो अपने रिकॉर्ड हाइस पर। और ये इन्फ्लेशन इस यूक्रेन क्राइसिस से पहले सबसे पहला बड़ा सरदर्द था हमारे लिए। अब वो तो और स्टोक होता हुआ नजर आएगा। तो क्या सेंट्रल बैंक एक्शंस और एग्रेसिव होने वाले हैं क्या? जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उससे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा क्या? ये जो अभी माहौल है, ये एक खाली एक जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू भी बढ़ रहा है। और उसका जो हमें मैनिफेस्टेशन जो है वो इन्फ्लेशन में दिखाई दे रहा है, जैसे आपने दर्शाया कि कई कमोडिटीज़ के प्राइसेस स्पाइक कर रहे, बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि ये US फेड के लिए
एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा जब मिड मार्च में इनकी पॉलिसी मीट होगी रेट बढ़ाने के लिए। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है और हमारा ऐसा मानना है कि यूएस फेड को ये ऐसे एनवायरनमेंट में वीक या टिमिड नहीं होना चाहिए, उनको रेट हाइक करना चाहिए और जो एक 25 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कई जो ये इन्फ्लेशन का एक सोल्यूशन हो सकता है। तो जो उन्होंने एक ऑलरेडी जो संकेत दे दिए है कि हम रेट्स बढ़ाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से पहला कदम ही बहुत ही ज़बरदस्त और अग्रेसिव होना चाहिए। और अगर हमारा ऐसा मानना है कि अगर मिड मार्च में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया तो वो एक मार्केट के लिए एक्चुअली बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। पिछली जो रेट हाइक साइकिल्स थी, चाहे वो पीरियड 2004 से 2006 का जो पीरियड अगर लगाए या जो 2018 में भी अगर देखा जाए, तो जब यूएस फेड रेट बढ़ाने का संकेत देता है तब मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट होते हैं, और जब रेट हाइक एक्चुअली होती है उसके बाद वापस मार्केट्स बढ़ना शुरू होता है। तो हमारा ऐसा ही मानना है कि अभी से लेकर 15 मार्च तक थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है, लेकिन अगर यूएस फेड ने अग्रेसिव स्टैंड लिया 15 मार्च को तो हो सकता है कि उसके बाद वापस बाजार एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में आ सकता है। यानी बहुत अच्छी टिप्पणी लगी है नीलेश जी आपकी ये। यानी आप मानते हैं कि ये मार्च की समय अवधि, जैसे कि आप कह रहे थे कि यूएस में अगर रेट हाइक होता है 50 बेसिस पॉइंट, हमारे पास कमोडिटीज़ का प्रेशर है, साथ ही साथ एफआईएस का एग्जिट है, साथ ही साथ एक बड़ा आईपीओ इन मार्केट्स के लिए लाइंड अप है। अमूमन अगर आप देखें एक बड़ा आईपीओ, एक हिस्टोरिकल आईपीओ सेकेंडरी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता। यानी एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये जो मार्च का टाइम फ्रेम है, पूरा का पूरा मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक, आपको लगता है कि आपके पास एक प्रॉपर लिक्विडिटी होनी चाहिए इस मंथ में, जिससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाएं। आप ऐसे मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो मार्केट्स है, जो निफ्टी लेवल पे तो ऑफ कोर्स 10% का करेक्शन हुआ है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनमें करेक्शन 25% से लगा के 50% का करेक्शन हो चुका है। अगर यही समझते कि ये जो करंट एनवायरनमेंट की जो अनसर्टेनिटी है उसमें और मार्केट्स में भी 5-10% और करेक्ट हुए, तो हमारा ऐसा मानना है कि स्टॉक प्राइसेस इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि जितने भी नेगेटिव्स अभी दिखाई दे रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के कनेक्टेड हो, इन्फ्लेशन के कनेक्टेड हो, एफआई का सेलिंग हो या यूएस फेड का एक्सपेक्टेड रेट हाइक हो, ये जितने भी नेगेटिव जो अभी भी डिस्कस हो रहे हैं या फैक्टर इन हो रहे हैं वो कंप्लीटली फैक्टर इन हो जाएंगे या शायद ओवर फैक्टर इन हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही एक सुनहरा मौका होगा एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। तो उस वक्त अगर आपके पास लिक्विडिटी हो तो मार्केट के लेवल या स्टॉक प्राइस के लेवल इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि वहां पे फिर डरने की कोई बात नहीं है। वहां पे वो जो एक अनसर्टेनिटी है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी करके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सर सब ठीक है, आपने कुछ बढ़िया पॉकेट्स भी बता दी। आप लोग इंडिविजुअल में कोई स्टॉक खरीद रहे हो क्या? तो हम जैसे मैंने बताया कि जो एक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, जहां हमको लग रहा है कि ये जो करंट एनवायरनमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो हम ये जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस में हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, हमारा ऐसा मानना है कि ये 750 का 480 या 475 हो गया है। ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है। सिमिलरली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। हमारा ऐसा भी मानना है कि जो डोमेस्टिक ट्रैवल, डोमेस्टिक हॉस्पिटैलिटी करके है, ये जो स्पेस है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो उसमें एक महिंद्रा हॉलिडेज जैसी कंपनी है। तो ये इस टाइप के जो स्टॉक्स है जहाँ पे हमें लगता है कि इनका जो प्रमोटर ग्रुप है, पेडिग्री है, बहुत ही मजबूत है, बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है और इनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है और ये करंट एनवायरनमेंट में उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है। इस टाइप के सेक्टर्स और इस टाइप के स्टॉक्स में हम लोग अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये जितनी भी करेक्शन हो रही है, जो डिप्स हो रही है, हम इनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। आते जाते कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस कि कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छी पॉकेट्स में खरीदारी करने का मन बनाइएगा। इंश्योरेंस एक बहुत लुक्रेटिव स्पेस नजर आ रहा है नीलेश सर को, क्लियरली बातचीत में नजर क्या आया? आईसीआईसीआई प्रू या फिर मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे।
ये बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं जहां पे अच्छे खासे मीनिंगफुल करेक्शंस आ चुके हैं अपने साल के हाई से, और ये उस तरह के स्टॉक्स हैं जो एटलीस्ट एनविजन कैपिटल इस समय एक्यूमुलेट कर रहा है। सारे